तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें दौलत थी, मसाले थे और थी ताकत की एक जबरदस्त होड़। ये कहानी है कि कैसे यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियां, मतलब पुर्तगाल से लेकर फ्रांस तक, भारत पहुंचीं और फिर कैसे उनमें से एक ने बाकियों को पीछे छोड़कर यहां अपना दबदबा कायम कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो देखिए, सदियों से ना भारत और यूरोप के बीच मसालों का, रेशम का और ना जाने कितनी कीमती चीजों का व्यापार होता था। और यह सारा लेन देन ज्यादातर जमीनी रास्तों से ही होता था। लेकिन फिर आया साल 1453 और एक बहुत बड़ी घटना घटी। उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया और बस यूरोप और भारत के बीच का जो ये पुराना रास्ता था वो हो गया बंद। अब इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, यूरोप में भारतीय मसालों के दाम आसमान छूने लगे और बेचारे व्यापारियों को तो बहुत भारी नुकसान होने लगा। तो अब यूरोप के व्यापारियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। भाई, जमीनी रास्ता तो बंद हो गया, तो फिर भारत की इस बेहिसाब दौलत तक पहुंचने का कोई तो नया रास्ता निकालना होगा ना। बस इसी एक सवाल ने दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री खोजों की शुरुआत कर दी। तो इस रेस में सबसे पहले मैदान में उतरा पुर्तगाल। पुर्तगाल के जो नाविक थे, उन्होंने एक बड़ा ही हिम्मत वाला प्लान बनाया। प्लान यह था कि अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा जाए। पर हाँ, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, 1453 में रास्ते बंद हुए और फिर कई दशकों की मेहनत के बाद साल 1487 में जाकर बार्थोलोमेओ डायस अफ्रीका के बिल्कुल तूफानी दक्षिणी कोने तक पहुंच पाए। इसे एक उम्मीद की तरह देखा गया और नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। और फिर इसके भी 11 साल बाद 1498 में वास्को डी गामा ने वो कर दिखाया जिसका सपना सब देख रहे थे। वो उस खतरनाक रास्ते को पार करके सीधे भारत पहुंच गए। तो साल था 1498 और वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह पर उतरे। वहां के स्थानीय शासक ज़ेमोरिन ने उनका स्वागत किया। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। यहीं से भारत में सीधे यूरोपीय असर की शुरुआत हुई और इसने व्यापार की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, अब ये यूरोपीय लोग भारत आकर फैक्ट्री बनाने लगे। लेकिन रुकिए, ये वो वाली फैक्ट्रियां नहीं थीं जहां आज की तरह सामान बनता है। नहीं, उस जमाने में फैक्ट्री या जिसे कोठी भी कहा जाता था, उसका मतलब होता था एक किलाबंद ट्रेडिंग पोस्ट। समझिए, ये एक तरह का गोदाम, ऑफिस और कंपनी के लोगों के रहने की जगह सब एक में ही था। अब पुर्तगाल की ये कामयाबी देखकर यूरोप की दूसरी ताकतों को भी लगा कि अरे, हम क्यों पीछे रहें। तो बस अब ये रेस और भी तेज हो गई, क्योंकि डच, अंग्रेज, डेनिश और फिर फ्रांसीसी सब के सब इस खेल में कूद पड़े। तो जरा देखिए कौन कब आया। सबसे पहले तो जैसा हमने देखा 1498 में पुर्तगाली आए, उनके ठीक पीछे पीछे डच आ गए, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और आखिर में फ्रांसीसी भी पहुंच गए। और इन सब ने भारत के समुद्री किनारों पर जैसे कोचीन, मसूलीपट्टनम और सूरत जैसी जगहों पर अपनी पहली पहली व्यापारिक कोठियां यानी फैक्ट्रियां बना ली। अब वक्त के साथ क्या हुआ कि इस रेस में से छोटे मोटे खिलाड़ी बाहर होते गए और आखिर में भारत पर कब्जे की ये लड़ाई सिर्फ दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच आकर टिक गई। एक तरफ ब्रिटेन और दूसरी तरफ फ्रांस। तो मैदान में बचे थे दो बड़े खिलाड़ी। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कहने को तो दोनों यहां व्यापार करने आई थी, लेकिन असल में दोनों का मकसद था भारत में अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को बढ़ाना। और इन दोनों के बीच की ये टक्कर कर्नाटक युद्धों में खुलकर सामने आई। ये 3 लड़ाइयां थीं जो दक्षिण भारत में लड़ी गईं। मजे की बात यह है कि ये लड़ाई असल में यूरोप में चल रही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की दुश्मनी का ही एक हिस्सा थी। आखिरकार 1760 में वंडी वॉश की एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों की जबरदस्त जीत हुई। और बस इसी के साथ भारत में फ्रांसीसियों का पत्ता लगभग साफ हो गया। तो फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाने के बाद अंग्रेज भारत में सबसे बड़ी यूरोपियन पावर तो बन गए, लेकिन असली चुनौती तो अब उनके सामने थी। भारत पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए अब उन्हें यहाँ के ताकतवर नवाबों और राजाओं को हराना था। और ये काम उन्होंने सिर्फ 2 बड़ी लड़ाइयों से कर दिखाया। पहली थी 1757 की प्लासी की लड़ाई। इस एक लड़ाई ने उन्हें भारत के सबसे अमीर प्रांत बंगाल का मालिक बना दिया। और फिर दूसरी 1764 की बक्सर की लड़ाई। यहां तो उन्होंने मुगल बादशाह की मिलीजुली सेना को ही हरा दिया और ये साफ कर दिया कि अब भारत की असली ताकत वही है। बस इन्हीं 2 लड़ाइयों ने एक ट्रेडिंग कंपनी को। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई, पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे,
फिर भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस पूरी रेस में अंग्रेज ही जीत गए? उनकी कामयाबी के पीछे आखिर क्या राज थे? तो चलिए पता लगाते हैं इस बड़े सवाल का जवाब। आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसी क्या खास बात थी जो उसे बाकी सब पर भारी पड़ गई? तो इसके पीछे ना कई वजह थीं। सबसे पहली बात, अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, तो वो सरकारी कंपनियों की तरह सुस्त नहीं थी, बल्कि फटाफट फैसले लेती थी। दूसरी बड़ी वजह थी उनकी नेवी यानी नौसेना। उस जमाने में ब्रिटिश नेवी दुनिया में सबसे ताकतवर थी, तो उनके लिए इंडिया में सामान और सैनिक भेजना बहुत आसान था। तीसरी चीज, उन्होंने बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े जरूरी बंदरगाहों पर कब्जा कर रखा था। और शायद सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने फूट डालो और राज करो के पॉलिसी को बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया और भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई का जमकर फायदा उठाया। और आखिर में एक ब्रिटिश अफसर थे, जॉन सुलिवन। उनकी एक बात अंग्रेजी राज के आर्थिक असर को बड़े अच्छे से समझाती है। उन्होंने कहा था, हमारी व्यवस्था एक स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के किनारों से सब अच्छी चीजें सोख लेती है और उन्हें टेम्स नदी के किनारों पर निचोड़ देती है। मतलब साफ है कि कैसे भारत की दौलत को एक सिस्टम के तहत ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा था। ये वाकई एक ऐसी दौड़ थी जिसने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि इस दौड़ की असली कीमत किसने और कैसे चुकाई।